स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर में वीडियोज में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया। आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे, जो पढ़ाएंगे आपको, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में जानेंगे। कंडक्टर, कंडक्टर क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या है? द सबस्टांसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वे सबस्टांसेस जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से होकर, खुद से होकर फ्लो करने के लिए अलाउ करें, या जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। द सबस्टांसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट is called उन्हें कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर्स जो हैं, जनरली इनकी कैटेगरी क्या है? कंडक्टर्स कितने प्रकार के हैं, कौन कौन कंडक्टर हैं? सॉलिड कंडक्टर की मैं अगर बात करूं तो मेटल्स कंडक्टर में अब जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके वही कंडक्टर। इनका एग्जांपल क्या देंगे? ऑल मेटल्स एंड एलॉयज। ऑल मेटल्स एंड एलॉयज। इसके अलावा कंडक्टर्स में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इनसे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। ये कंडक्टर है। जितने मेटल्स हैं, मेटल्स आप जानते हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, सब के सब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी कंडक्टर होते हैं, यानी मेटल एंड एलॉयज और सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मेटल्स लाइक यहाँ कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ETC, ये सब जितने भी हैं मेटल्स सभी कंडक्टर हैं, करंट सबसे फ्लो करती है। अब सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? वे सबस्टांसेस जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पर वे अपने आयंस में ब्रेक कर जाएं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन पढ़ा है, वहाँ पर आप लोगों ने एसिड्स को देखा होगा। लाइक HCl, H2SO4, HNO3। इसके अलावा बेसेस भी हैं, एसिड्स, बेसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिस या साल्ट्स, बेसिस, साल्ट्स,
सभी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब अगर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे पानी में जब डिजॉल्व करेंगे, वाटर में जब इसे डालेंगे तो यह 2 आयन में टूट जाएगा, H आयन और Cl। और जो वो सॉल्यूशन होगा जिसमें आप डिजॉल्व करेंगे, ये वाटर है, ये वाटर है, और इसमें आपने HCl को डिजॉल्व कर दिया। तो अब जो सॉल्यूशन बना, वाटर प्लस HCl जो सॉल्यूशन बना, अब इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन भी होगा और क्लोरीन आयन भी होगा, दोनों होंगे। मतलब ये चार्ज पार्टिकल्स इसमें रहेंगे। और इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन भी कंडक्टर होते हैं। इस तरह से मेटल्स, मरकरी को छोड़ें, अगर मरकरी को छोड़ दिया जाए तो मरकरी को छोड़कर सभी मेटल्स सॉलिड ही हैं। तो मेटल्स और उनके एलॉयज, एलॉयज माने 2 या 2 से अधिक मेटल को मेल्टेड फॉर्म में एक में मिक्स कर दिया जाए, उन्हें मेटल एलॉय कहते हैं। एसिड्स हैं, साल्ट्स हैं, बेसेस हैं, सब इलेक्ट्रोलाइट हैं। सोडियम क्लोराइड है, उसे पानी में डालेंगे अपने आयंस में ब्रेक कर जाएगा। तो एसिड, बेस, साल्ट सभी ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। आगे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसको डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ हम एक जनरल चर्चा कर दे रहे हैं आप लोगों से कंडक्टर समझाने के लिए। इसके अलावा गैसियस मीडियम भी कंडक्टर हो सकता है, एयर भी कंडक्टर हो सकती है। अरे भाई, आकाशीय बिजली आप लोग देखते हैं गिरती है तो कोई वायर नहीं लगा हुआ है कि बिजली चल के आती है, एयर ही तो कंडक्ट करती है करंट को। इसका मतलब सर्टेन कंडीशंस पे एयर से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है। अंडर सर्टेन कंडीशंस इलेक्ट्रिक एयर से भी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है, पास हो सकता है। लेकिन जनरल पर्पज से यूज में कंडक्टर्स में मेटल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स का ही यूज किया जाता है। अब कोई सबस्टांस कंडक्टर है, अपने अंदर से होके, खुद से होके या उससे होके करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा क्यों है, इसमें क्या खासियत है? रियली जितने कंडक्टर्स हैं उनमें मूव करने के लिए, चलने के लिए चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें चार्ज कैरियर कहते हैं। सभी प्रकार के कंडक्टर की ये विशेषता है। कंडक्टर्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या हुई? कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स। कंडक्टर के पास क्या होते हैं? चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर माने फ्री चार्जेज जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकें। अब मेटल्स के केस में, अगर मैं मेटल की बात करता हूं तो मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होते हैं सभी मेटल में। मेटल की प्रॉपर्टी है ये कि ऑल द मेटल्स मेक पॉजिटिव आयन लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन। ये मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है। मेटल्स जो होते हैं वह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर देते हैं। जिसके नाते कोई भी मेटल की रॉड है, ये मेटेलिक रॉड है, तो इस मान लिया मेटल का कोई रॉड है, किसी मेटल का हो, समथिंग एल्यूमिनियम, कॉपर, किसी चीज की रॉड हो, किसी मेटल की रॉड है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने अपने आउटर मोस्ट सेल को छोड़कर ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे मेटल के भीतर अंदर बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल रहते हैं और रैंडम मैनर में मूव करते रहते हैं, हायर वेलोसिटी के साथ हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव। इनके चलने की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। ये हर टेम्परेचर पर मेटल के अंदर हायर वेलोसिटी के साथ, जिसे थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, हायर थर्मल वेलोसिटी के साथ पूरे मेटल के भीतर रैंडम मैनर में मूव करते रहते हैं। इस तरह से अगर किसी मेटल कंडक्टर की मैं बात करता हूं तो किसी मेटल कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अपने दिमाग में रखना इस बात।
यानी मेटल कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाते फ्लो होगी। आगे हम करंट आपको पढ़ाएंगे अभी, तो वहां चर्चा करेंगे। यानी किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के नाते होती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में, इलेक्ट्रोलाइट्स में, मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोलाइट्स को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, उनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसमें वह अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयन। और इलेक्ट्रोलाइट में इस प्रकार से चार्ज कैरियर का रोल वो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस करते हैं। मान लिया सोडियम क्लोराइड को, अब इलेक्ट्रोलाइट की, ये मेटल की बात हो गई, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, ये पॉजिटिव और निगेटिव आयंस मूव करते हैं, जिनके नाते करंट फ्लो करती है। इस प्रकार से ये आवश्यक है, वही पदार्थ कंडक्टर हो सकते हैं जिनमें कोई न कोई, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, चाहे जिस प्रकार का, कोई न कोई चार्ज कैरियर होना चाहिए। अगर वो चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है तो उससे होकर करंट फ्लो नहीं करेगी और वह सबस्टांस कंडक्टर नहीं होगा। इसके बाद हम इंसुलेटर्स की बात करेंगे। क्लियर? कंडक्टर की डेफिनेशन, एग्जांपल क्लियर? ओके स्टूडेंट्स। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स क्या है? कुचालक, जिनको हिंदी में कहते हैं। कंडक्टर्स को हिंदी में चालक कहते हैं, ये कुचालक। द सबस्टांसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो, वे सबस्टांसेस व्हिच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो विद इन देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वे सबस्टांसेस जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट ना फ्लो हो सके, ना फ्लो कर सके, उन सबस्टांसेस को इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, पेपर, मोम, वैक्स, यू कैन से दीज आर द इंसुलेटर्स। जनरल आपके आसपास अवेलेबल इंसुलेटर्स हैं ये सब। द सबस्टांसेस which does not allow to electric current, allow the electric current to flow through them are called insulators. Example: wood, rubber, plastic, glass, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। वुड है, रबर है। द सबस्टांसेस व्हिच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वे सबस्टांसेस जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने का इजाजत ना दें, अलाउ ना करें, उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है और तमाम इंसुलेटर्स हैं। ये जनरल एग्जाम्पल्स हैं जो आपके आसपास है। अब इंसुलेटर, कोई सबस्टांस इंसुलेटर क्यों है? उसके पीछे वही राजी कि उसमें मूव करने के लिए कोई चार्ज कैरियर नहीं है। जो नॉन मेटल्स हैं वो कंडक्टर नहीं हैं। जो नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स के अलावा जो नॉन मेटल्स हैं वो कंडक्टर नहीं हैं। रीजन, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली होल्ड रहते हैं, इसलिए वो एटम से बाहर नहीं हो पाते हैं, जिनके नाते उनमें मूव करने के लिए
फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, और वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इसका मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर होने के पीछे जो लॉजिक है, सारी लॉजिक चार्ज कैरियर्स पर ही जाके टिकती है। जिनमें चार्ज कैरियर्स फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल हैं वो कंडक्टर्स, और जिनमें नहीं है वो इंसुलेटर्स। तीसरी कैटेगरी आती है सेमी कंडक्टर की। हालांकि सेमी कंडक्टर 10th लेवल पे कोई उपयोगिता नहीं, कोई चर्चा नहीं है, बस आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं नाम ले लिया। सेमी कंडक्टर्स वे सबस्टांसेस हैं जिनमें बड़ी पुअर करंट फ्लो करती है। प्योर सेमी कंडक्टर्स जो हैं वो प्योर इंसुलेटर नहीं होते हैं, उनसे स्मॉलर करंट फ्लो करती है, लेकिन अच्छी करंट कंडक्ट नहीं करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, जो अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये चार्ज का प्रभाव है। अब तक इसके पहले आप लोगों ने, मैंने चर्चा किया कि चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, आपने जान लिया। अब चार्ज का प्रभाव, चार्ज के इफेक्ट्स के बारे में अब हम आगे स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फील्ड मीन्स होता है क्षेत्र, मैदान, जनरल भाषा में। लेकिन ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, क्यू कूलाम का चार्ज है। तो ये क्या करेगा? आपने चार्ज की प्रॉपर्टी में देखा, कोई भी चार्ज हो, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज हो, वो अदर चार्जेस को या तो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है, फोर्स लगाता है। लेकिन कहां तक? कोई सीमा होगी, कोई स्पेस होगा कोई। तो ये स्पेस अराउंड ए चार्ज, किसी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी फील और it can attract or repel another charge is called electric field। किसी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस, ये कोई चार्ज है। अब ये 3 डायमेंशनल होता है, एकदम स्फेरिकल समझ लीजिए। यहाँ कोई चार्ज है, मान लिया यहाँ, तो इसके चारों ओर एक निश्चित हर पॉइंट पर चार्ज का प्रभाव होगा। यहाँ भी यहाँ चार्ज रखोगे तब भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ चार्ज रखोगे तब भी अट्रैक्ट या रिपेल, जैसा मान लो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज यहाँ रख रहे हो तो अट्रैक्ट करेगा। जहां तक इसका प्रभाव चारों तरफ हो उसी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ए स्पेस अराउंड ए चार्ज टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी वह किसी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जहां तक रखे हुए किसी चार्ज को कोई चार्ज अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, उसी स्पेस को उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, प्रभाव, तीव्रता किसी भी, अब ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। अगर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव होगा, अर्थात अगर कोई दूसरा चार्ज हम यहाँ रख दें तो यह कितना अधिक उसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, इस बात को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ मान लिया कोई चार्ज आपने टेस्ट करने के लिए रख दिया, मान लिया एक चार्ज है क्यू नॉट। अब ये इसे, अगर ये पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इस स्पेसिफिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई बराबर फोर्स अपॉन चार्ज। इस चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं। यानी वह चार्ज जिससे किसी स्पेस में, रीजन में
इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस का पता लगाया जाए, उस चार्ज को क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, टेस्ट चार्ज। यह हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, आप निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंटनेस के लिए, सुविधा के लिए टेस्ट चार्ज को सदैव क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है, और यह मैग्नीट्यूड में बहुत स्मॉल होता है। इस चार्ज को सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स चार्ज, SOU, ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज माने जिसकी ये फील्ड है, और टेस्ट चार्ज माने जिसे किसी पॉइंट पर रखकर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का आभास कर रहे हैं, अट्रैक्शन या रिपल्सन का आभास कर रहे हैं। तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स और इसकी रेशियो, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब अगर रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर? ओके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर नाउ। अब टॉपिक, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब किसी भी चार्ज के प्रभाव को दो क्वांटिटीज के द्वारा डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई चार्ज कहीं रखा गया है, इसके इफेक्ट को दो क्वांटिटी द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा। अगर वेक्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करेंगे उसके प्रभाव को, चार्ज के। और अगर स्केलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। 10th लेवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बहुत कुछ चर्चा नहीं करना है, केवल आपको प्राइमरी नॉलेज दिया गया है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको पढ़ना है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल का मतलब होता है विभव। अब अगर किसी चार्ज को, ध्यान देंगे आप बात को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब टेस्ट चार्ज को, अनदर टेस्ट चार्ज को आप इनफाइनाइट से, कहीं बाहर से, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आप ले आ रहे हैं। कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, इसको आप यहां ले आ रहे हैं, ए पॉइंट तक लाए आप। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ रिपल्सन बढ़ता जाएगा। ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। ये प्लस जो सोर्स चार्ज है, जिसकी ये फील्ड है, प्लस क्यू है, और टेस्ट चार्ज भी क्यू नॉट पॉजिटिव है। आप जब इसके अंदर आएंगे, यहाँ रिपल्सन फील होगा, इसे रिपेल करेगा, आएगा नहीं, चार्ज अपने मन से नहीं आएगा। तो किसी एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उसे लाना पड़ेगा, और किसके अगेंस्ट लाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के रिपल्सन के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाना पड़ेगा। इस इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और उसके अगेंस्ट आना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो नेचर में कंजर्वेटिव होते हैं,
कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव नेचर में थोड़ी सी चर्चा हम कर लें, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी पढ़ेंगे, फिर से हम डिस्कस करेंगे। फोर्सेस का क्लासिफिकेशन आप लोगों ने 9th लेवल पे फोर्सेस को पढ़ा है, नाम भी फोर्सेस का पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से परिचित हैं, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये सब 9th लेवल पे आप लोगों ने पढ़ लिया है। कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स क्या होते हैं, किस आधार पे कहा गया? आप लोगों ने एक बात और 9th लेवल पे देखा है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन एंड रिएक्शन कहता है कोई भी फोर्स कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कहीं कोई फोर्स अप्लाई है तो फोर्स सदैव पेयर में ही अप्लाई होगा। फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, फोर्स पेयर में ही लगेगा। हर एक्शन का निश्चित है रिएक्शन होगा, ये थर्ड लॉ का कहता है। अब एक और हम सरल एग्जांपल लेते हैं कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स को हम समझाने के लिए। आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस, छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे आपसे। अगर कोई पत्थर का टुकड़ा ले लिया जाए या मार्कर ही है और ये कोई सरफेस है, एक कॉपी है, ये एक सरफेस है, इस पर मैंने मार्कर को रख दिया, ये मार्कर यहां रख दिया। अब मार्कर को हम धीरे धीरे सरकाएंगे, मार्कर को हम आगे सरका रहे हैं, मार्कर वहां जाके रुक गया। लेकिन क्या फिर मार्कर अपने आप अगर हम ना लाएं तो सरक के यहां वापस आएगा? नहीं आएगा। जबकि इस पर दो फोर्स लगे हुए, पहला फोर्स मेरा हाथ लगाया इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, और दूसरा फोर्स इस कॉपी के इस सरफेस का और इसके बीच फ्रिक्शन फोर्स। मीन्स बेटा ये सरफेस है और ये बॉडी है, आपने इस पे एक फोर्स लगाया या आप इसे खींच रहे हैं, फॉरवर्ड खींच रहे हैं, या फोर्स लगाया, ये एक्सटर्नल फोर्स है आपने लगाया, और फ्रिक्शन यहां लगेगा, ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन सदैव इसे रोकने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन इधर लगा हुआ है, इसे रोकने की कोशिश करेगा, इस बॉडी के मोशन का विरोध करेगा, और एक्सटर्नल फोर्स आप खींच रहे हो वो फॉरवर्ड खींचेगा, दोनों फोर्स एक दूसरे से अपोजिट हो गए, 180 डिग्री पे आ गए। लेकिन यहां इसका मतलब आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया गया वर्क इस सिस्टम में कंजर्व नहीं हो रहा, अर्थात जब बॉडी यहां से यहां पहुंच जाएगी तो वहीं रुकी रहेगी, यहीं रुकी रहेगी, वापस यहां नहीं रहेगी। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं अब आपके सामने। ये मार्कर है, मैं इसको जमीन से उठा रहा हूं, अर्थ सरफेस से ऊपर उठा रहा हूं, अब भी इस पर दो फोर्स लगे, मैं इस मार्कर को ऊपर उठा रहा हूं, बॉडी पे अब भी दो फोर्स लगे हुए हैं। दूसरी सिचुएशन देखिए, ये बॉडी यहां से मैंने उठाया, यहां कर दिया, अब भी इस पर दो फोर्स लगे हैं, मैं उठा रहा हूं तो ऊपर की ओर एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हम लगाए हैं, ये मैं लगाया हूं, और दूसरा अर्थ इसे नीचे खींच रही है, वेट W=mg, ये अर्थ द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब भी बॉडी पे दो फोर्स लगे हुए हैं, जैसे यहां लगे हुए थे, यहां फ्रिक्शन पीछे लगा था, एक्सटर्नल फोर्स सामने लगा था जो मैं लगाया था सामने, यहां भी दो फोर्स लगे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड लगा है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगा है। अब अगर हम इसे यहां तक उठा के यहां छोड़ दें तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, बॉडी फिर यहां आके पहुंच जाएगी। इसका मतलब जो वर्क आपने इसे उठाने में यहां तक किया ग्रेविटेशन के अगेंस्ट,
जो वर्क आपने इसे उठाने में किया वह इस बॉडी में, इस सिस्टम में कंजर्व हो गया। पुनः बॉडी उतना वर्क डन आपको वापस फाइंड हो गया, बॉडी अपनी जगह पे वापस आ गई। इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। एग्जांपल्स क्लियर है? वेरी गुड। तो नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कुछ फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जैसे इलास्टिक फोर्स, गुलेल को आप खींचते हैं, धनुष को आप खींचते हैं, तो पुनः जब हम उसे छोड़ते हैं तो वह अपने शेप में वापस चली जाती है। ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, इलास्टिक फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों प्रकार के फोर्सेस। इलेक्ट्रो मींस चार्ज द्वारा लगाए गए फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और प्लस मैग्नेटिक, ये दोनों फोर्सेस ही कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। अगर कोई मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा तो कंजर्वेटिव नेचर का होगा, या कोई चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा, कोई चार्ज दूसरे चार्ज के अगेंस्ट, उसके रिपल्सन के अगेंस्ट लाया जाएगा तो निश्चित है वह अपनी जगह पे वापस जाएगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। तो ये नेचर के कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस है। अब हम अपनी डिस्कशन को पुनः इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे वापस आते हैं भाई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है अब यहां हम समझेंगे। ये कोई चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज की यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ क्यू कूलाम का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। अब हम इनफाइनाइट से कहीं बाहर से इस फील्ड से एक टेस्ट चार्ज को हम फील्ड के भीतर ले आ रहे हैं। मान लिया ए पॉइंट तक हम आए, ये टेस्ट चार्ज को हम यहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ ले आए, तो निश्चित है इसका इस पर रिपल्सन लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो हम रिपल्सन के अगेंस्ट आ रहे हैं। और चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव होते हैं, तो जो वर्क डन हम करेंगे, यानी रिपल्सन के अगेंस्ट जो वर्क डन करेंगे, वह वर्क डन इस सिस्टम में, इस चार्ज पे कंजर्व हो जाएगा, और उसी वर्क डन को ही, उसी कंजर्व्ड वर्क डन को ही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point inside the electric field is equal to work done to bring unit positive charge from infinite to any point inside the electrical field। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है, उसी वर्क डन को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। द वर्क डन टू ब्रिंग unit positive charge from infinite to any point, any chosen point inside the electric field is called electric
पोटेंशियल at that point. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन ही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इफ इट इज डिनोटेड बाई V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। इफ W जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग Q नॉट कूलम्ब चार्ज, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at A VA equal to W upon Q। ये VA इक्वल टू इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A पॉइंट का WA अपॉन Q, यहीं से डेफिनेशन दी गई है। इफ Q नॉट इक्वल टू 1 देन VA इक्वल टू W कह सकते हैं, WA कह सकते हैं, या A ना लिखें काम चल जाएगा। मीन्स ए पॉइंट ए का पोटेंशियल है, इसी स्पेसिफिक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट क्या होगी इसकी? वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब। तो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम्ब, which is also called बोल्ट। इसे बोल्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंफर्म स्टूडेंट्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अब एक बात यहाँ जो जानने योग्य है, अपना नोट कर लें, लिख लें, फिर आप लोग हम चर्चा करते हैं। अब कुछ फैक्ट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। पहली बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। अलग अलग पॉइंट्स पे आप जाएंगे या पोजीशन वैरी करेंगे तो अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है। हाँ, अगर इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे बात करें, जैसे कोई चार्ज था, अब अगर इससे इक्वल डिस्टेंस पर, जैसे ये जो डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम। डिस्टेंस अगर सेम है किसी चार्ज से, तो किसी चार्ज से, जैसे कोई स्फेरिकल सरफेस है मान लीजिए, और उसके सेंटर पर, उस स्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा है, तो उसके हर पॉइंट पर, उस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। ऐसे सरफेसेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ऐसे सरफेसेस को क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मार्कर नहीं चल रहा, मार्कर मेरा। These surfaces are called equipotential surfaces। मतलब किसी चार्ज से समान दूरी पर, जिस एग्जांपल दिया आपको, कोई स्फेयर है, उसके सेंटर पे चार्ज रखे हैं, तो उस स्फेयर के हर पॉइंट पर, सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगी। दूसरी बात, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वह
इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप मान लिया ऐसे आए तब, यहां से आए तब, ये पाथ आपने चुना तब, ये पाथ आपने चुना तब, ऐसे किसी पाथ से आप आए इनफाइनाइट से, टेस्ट चार्ज को आप यहां ले आए, हर दशा में इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम बनी रहेगी, इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये पाथ लंबा हो गया तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वह इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। एक बात और, जो वर्क डन कंजर्व होता है, पहली बात क्लियर हो गया। दूसरी बात, जो वर्क डन कंजर्व होता है वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व होता है। मीन्स यहाँ तक लाने में जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट और यहाँ, वही वर्क डन के बराबर होगा, और उतना ही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंफर्म।